पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है रेशनलाइजेशन। तो देखते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो देखते हैं रेशनलाइजेशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या बन सकता है। जैसा कि इसका नाम है, नाम आप ध्यान से देखिए, रेशनलाइजेशन मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं, यानी किसी भी नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम रेशनल में किसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? जाहिर सी बात है, इरेशनल नंबर्स को ही हम क्या करेंगे, रेशनल में चेंज करेंगे, क्योंकि रेशनल तो पहले से ही रेशनल होता है। ठीक है, यानी इस टॉपिक में हम एक्चुअली करते क्या हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन या फिर रेशनलाइजिंग द इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसको एक फॉर्मल डिफिनेशन दें हम, तो वो क्या बनेगा, देखिए, रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस। रेशनलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच वी चेंज सम इरेशनल, या फिर इरेशनल डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय विच वी चेंज सम इरेशनल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर या फिर रेशनल फॉर्म। तो रेशनलाइजेशन का एक फॉर्मल डिफिनेशन बन सकता है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें इरेशनल नंबर्स को हम रेशनल में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये था आपका एक फॉर्मल सा डिफिनेशन। अब हम यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि आखिर रेशनलाइज हम करते क्यों हैं, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। और ये टॉपिक थोड़ा सा आपके सिलेबस से हट करके रहेगा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मैथमेटिक्स आगे लेकर के चलना है, फ्यूचर में इसकी स्टडी करनी है, तो कम से कम इस तरह की स्टडीज़ आपको करना चाहिए। ये सब वीडियोज़ आप देखें जिससे आपका जो बेसिक नॉलेज हो वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो आखिर रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा नंबर लेते हैं। वो नंबर होगा 1/2। ओके, ये छोटा सा एक नंबर है 1/2। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको। ये 1/2 हमसे कुछ कह रहा है, हर एक नंबर हमसे कुछ कहता है। तो मैथमेटिक्स का हर एक एक्सप्रेशन, हर एक इक्वेशन हमसे कुछ कह रहा होता है, बस ज़रूरत होती है हमें उसे पढ़ने की, उसे समझने की। तो ये 1/2 एक नंबर है। वैसे तो हम इसे एक नंबर के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअली ये नंबर क्यों बना, या फिर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये नंबर हमें क्या बताना चाहता है, तो ये बता रहा है कि 1 को एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यानी 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमसे ये नंबर कह रहा है। यानी इस नंबर का मतलब क्या होता है, इस नंबर का मतलब ये होता है कि कोई सिंगल ऑब्जेक्ट था और उसको हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हर एक रेशनल नंबर या फिर हर एक फ्रैक्शन हमें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे 3/4 मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को किसी एक 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 समान है और हमें उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, या फिर 4 लोगों में बराबर बराबर बांट देना है। ओके, 1 एक रोटी है, इसको 2 लोगों में बांट देना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नीचे वाला टर्म, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, वो क्या बताता है कि ऊपर वाले नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, डिनोमिनेटर क्या बताता है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, 1 ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में, प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। ओके, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके का एक नंबर बना दूं, 1/√2, यानी एक रोटी को √2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक रोटी को √2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये सुन करके ही एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। यानी न्यूमरेटर को, यानी एक रोटी अगर हो, उसको √2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। √2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो नंबर का ये जो फॉर्मेट है, ये जो नंबर का फॉर्मेट है, वो क्या होता है, इम्प्रैक्टिकल होने लगता है। यानी ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, यानी ये हमारी दुनिया में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। 1 मीटर की रस्सी को हम √2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, 3 मीटर की रस्सी को 4 पार्ट में, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। 1 मीटर की रस्सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 मीटर रस्सी को √2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? ये एक इम्पॉसिबल टास्क होने लगता है। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, साइंस में या मैथमेटिक्स में ये प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल है, बट ये क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके, अब मैथमेटिक्स है ये, तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इसीलिए बनाया गया है ताकि कुछ इम्पॉसिबल टास्क को हम लोग आराम से कर पाएँ। तो मैथमेटिक्स इसके लिए भी कोई ना कोई व्यवसाय जरूर निकाल लेगा। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल टास्क को करने के लिए मैथमेटिक्स ने क्या किया, एक नया तरीका खोजा जिससे क्या हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाए। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो,
1/√2 है, 1/√2 है। और हमें इतना तो पता चल गया कि अगर डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, लेकिन अगर रेशनल हो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है 1/√2 में इस डिनोमिनेटर को जो कि इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर्मेट का इम्पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली क्या है? इम्पॉसिबल है। ओके, अब हमें इस इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल में चेंज करना है, पॉसिबल करना है हमें। इसलिए हम क्या करते हैं, इस इरेशनल नंबर को रेशनल में चेंज करना पड़ता है हमें। हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को रेशनल में चेंज कर देंगे, या फिर कहा जाए तो हमें मजबूरी हमारी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल बनाना है हमें। ठीक है, तो 1/√2 की अगर बात करें हम, तो इस √2 यानी इस इरेशनल नंबर्स को हमें हटा देना है। अब कैसे हटाएं, तो इस इरेशनल नंबर को हम रेशनल में चेंज कर देते हैं। ओके, इरेशनल नंबर को हम क्या कर देंगे, रेशनल में चेंज कर देंगे। इसके लिए हमने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब √2 × 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मिलेगा, √2 × √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि √2 मीटर की रस्सी हो सकती है। ओके, √2 मीटर की रस्सी हो सकती है। √2 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उतने मीटर की रस्सी हो सकती है, और उस √2 मीटर की रस्सी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली क्या होने लगेगा आपका, पॉसिबल है। ये जो नंबर है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और ये जो नंबर है हमने क्या कर दिया, इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बना दिया। ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम रेशनलाइजेशन करते क्यों हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये टर्म क्यों बनाया गया और हमें क्यों पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके सिलेबस से हट करके है। अगर आपको नहीं ये मैं बताता तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आप एग्जाम में आराम से स्कोर कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो एक्चुअली इतना डीप स्टडी नहीं करना चाहते हैं, और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। तो इसलिए अक्सर क्या होता है कि हम लोग उन चीज़ों को ढंग से बता नहीं पाते, क्योंकि हमें मैक्सिमम बच्चों को भाई पढ़ाना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है। अगर हम लोग इस चीज़ों को सबको बताना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चों का नाराज़ हो जाएगा, उनको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कभी कभार हम लोग इन चीज़ों को छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा टॉपिक था तो मुझे लगा ये आपको बता देना चाहिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक चीज़ और गौर करिएगा। आपको याद होगा कि एक नंबर बचपन में भी आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे 3/-4। ओके, 3/-4। तो जब भी नेगेटिव का जो साइन होता था, ये अगर डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करते थे, इसको तुरंत अगले ही लाइन में इसको ऊपर भेज दिया करते थे। ओके, -3/4 चेंज कर ऐसे बना दिया करते थे। और इसके लिए हम क्या करते थे, ऐसा चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता था, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। ओके, तो क्या बन जाता था, ये 3/4 में चेंज हो जाता था। ओके, तब हम छोटे थे, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया करते थे। ठीक है ना, लेकिन अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, आखिर इस नंबर में दिक्कत क्या है कि हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी। 3/-4 क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं है। तो फिर हमें चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका भी यही रीज़न है। ये भी प्रैक्टिकली क्या है आपका, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स को -4 पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स को -4 पार्ट में, या फिर 3 को ही हम -4 टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन -3 को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड जरूर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था और हमने इसको क्या कर दिया, प्रैक्टिकली पॉसिबल बना दिया। ये बचपन में हम किया करते थे। तो शायद मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों डिनोमिनेटर में हम माइनस का साइन नहीं रखते हैं, उसको तुरंत हम ऊपर क्यों भेज देते हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था कि आखिर रेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये थी कहानी आपके रेशनलाइजेशन की, उसकी ज़रूरत की। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो बुक का टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ नंबर्स लेंगे और उनको रेशनलाइज करना, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, और जो एग्जाम्पल है उसमें ध्यान से देखेंगे आप, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें सिंगल टर्म है। तो फिलहाल हम लोग सिंगल टर्म्स को लेकर के चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हों तो कैसे रेशनलाइज करेंगे। क्लास 9th में आपको मैक्सिमम 2 टर्म्स तक ही रेशनलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 1 टर्म के साथ, 2 टर्म के साथ, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे 3 टर्म्स के साथ भी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस नंबर की। सबसे पहले 1/√2 की बात करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को एक रेशनल में चेंज करना होगा। अब क्यों करना होगा आपको बताया गया अभी। ठीक है, हमारी मजबूरी है चेंज करना, इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाना है। तो इसीलिए 1/√2 को, यानी √2 को हमें रेशनल में चेंज करना है। इसीलिए हम एक नंबर चूज करेंगे, एक नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे √2 क्या हो जाए, एक रेशनल में चेंज हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर रूट में होता है इसी नंबर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी √2 है नीचे, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे √2 से ही मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब जा करके ये क्या होगा, रेशनल में चेंज हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो। तो
1/√2 है तो हमने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या होगा, √2 × 1 का मतलब हो जाएगा √2 और नीचे √2 × √2 का मतलब क्या हो जाएगा 2। ओके, अब ध्यान से देखो, हमारा जो नंबर ये था, इसका डिनोमिनेटर कैसा था, एक इरेशनल नंबर, और हमने जो प्रोडक्ट फाइंड किया वो कैसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है। इसका जो डिनोमिनेटर वो कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने क्या कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, यही आपका प्रोसेस है, ठीक है ना। यही पूरा आज टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इस √2 को रेशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई किया। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, रेशनलाइज करने के लिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को रेशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, सिंपल सी भाषा बता रहा हूँ मैं, जिस नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को रेशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 होगा। बिल्कुल ऐसे ही 7/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, हमें इस √3 को क्या करना है, रेशनल में चेंज कर देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर एक रेशनल में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, 7√3 और नीचे √3 × √3 का मतलब क्या हो जाता है, 3। आप ध्यान से देखो, इरेशनल डिनोमिनेटर जो हो गया वो चेंज हो गया रेशनल डिनोमिनेटर में, यानी हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या था बताओ भाई, तो √3 ही था। रेशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट क्या था यहाँ पे, √3। बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5। ओके, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, किसको रेशनलाइज करना है, यहाँ पे दो नंबर से 2√3 है, तो हमें इसमें रेशनलाइज किसको करना है, पूरे को रेशनलाइज करना है कि इसको रेशनलाइज करना है। भाई ये तो पहले से रेशनल है, इसको क्यों रेशनलाइज करेंगे हम, तो हमें रेशनलाइज करना है √3 को। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है, √3। याद रखिएगा, 2 को हम रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो पहले से ही रेशनल है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे 2√2 है, क्या हमें 2 को रेशनलाइज करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रेशनलाइज करने की जरूरत किसको है, √2 को, यानी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है, √7। ओके, तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, हमें ऊपर नीचे क्या करना होगा, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, -3√5 और नीचे क्या हो जाएगा, 5। देखो, इरेशनल डिनोमिनेटर जो था वो रेशनल डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, यानी हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2√3 है, तो 2√3 में इसमें कॉन्जुगेट क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सिर्फ √3। ओके, सिर्फ √3, क्योंकि हमें सिर्फ √3 को रेशनलाइज करना है। 2 तो पहले से ही रेशनल है, 2 पहले से रेशनल है, इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो √3 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर हो जाएगा 14√3 और नीचे हो जाएगा 2, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो हो जाएगा 7√3 अपॉन √3 × √3 का मतलब होता है 3 आपका, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, √3 था। बिल्कुल ऐसे इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगेन √2, यहाँ पे 2 को तो रेशनलाइज करना नहीं है, हमें रेशनलाइज किसको करना है, √2 को। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5√2 और नीचे हो जाएगा 2 × ये 2 तो रहेगा ही, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5√2 अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो √7 है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा आपका, √7 ही होगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 और नीचे क्या हो जाएगा, 7, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म मौजूद हो। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स मौजूद होंगे। ओके, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा 3/√2 + 1, तो हमें यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना है। तो बात आती है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन में है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अंदर के साइन को बस चेंज कर देना होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है, √2, वहाँ प्लस है तो हम क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। ओके, यानी यहाँ पे √2 + 1 है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 - 1 होगा और उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 है तो हम यहाँ पर लगा देंगे -1, अगेन यहाँ पे √2 - 1।
इस तरीके से आप रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे जब दो के कॉम्बिनेशन में हमारा डिनोमिनेटर होगा तो। ओके, सिंपल है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लेके मल्टीप्लाई करते, फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 × √2 - 1 अपॉन, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे √2 + 1 × √2 - 1। ओके, अब ऊपर वाले को छोड़ दो आप ऐसे ही 3 √2 - 1। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको a + b × a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा 3 × √2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 1, यानी 3 × √2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको। ये बस आपको ये याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में a + b के फॉर्म का है तो हमारा कॉन्जुगेट a माइनस b हो जाएगा, यानी बीच का साइन जो अंदर का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर a माइनस b के फॉर्म का है तो कॉन्जुगेट a + b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का इरेशनल नंबर का कॉन्जुगेट आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/√5 - √3, ऐसा कुछ है। ओके, अब ध्यान से देखो, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो a माइनस बी के फॉर्म का है, इसका मतलब हमारा जो कॉन्जुगेट होगा यानी जो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो a + b के फॉर्म का होगा, यानी हमारा जो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो √5 + √3 अपॉन √5 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। तो करके देखते हैं इसको, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × √5 + √3 और नीचे आ जाएगा √5 - √3 × √5 + √3। ओके, देख लो ये चीज़ यहाँ पे आ गई और ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ऊपर वाले को हम ऐसे छोड़ देंगे, हो जाएगा 3 × √5 + √3 और नीचे हो जाएगा a - b × a + b। यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होगा क्या होता है, a + b × a - b अगर हो, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a² - b² होती है, आपने पढ़ा होगा। ओके, यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है, तो a - b × a + b है तो हमारा आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/5 + √3 अपॉन ये पे √5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म, 5 √3 का स्क्वायर कर देंगे रूट कैंसिल 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 × √5 + √3 अपॉन 5 - 3 का मतलब क्या होता है 2, हमारा रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर देख लो इरेशनल है और जो हमने फाइनल फाइंड किया है उसका डिनोमिनेटर कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है कि अगर कॉम्बिनेशन में है और डिनोमिनेटर a + b के फॉर्म का है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर a - b हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जो है a - b के फॉर्म का है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर a + b हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे है a + b के फॉर्म में है तो हमने a - b लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे a - b के फॉर्म का है तो a + b लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये वाली वीडियो, पिछले जो भी 2 वीडियोस थी, ये सब मिल करके आपको इसलिए बताया जा रहा था ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर लें। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा एक्सरसाइज 1.6।